अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे मैं आपको कहूँगी खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में कौन से सवालात हम रख रहे होंगे अपने पैनलिस्ट के सामने, ये सवालात आपसे भी शेयर करते हैं। बात होगी जी आज प्रोग्राम में सबसे पहले बानी पीटीआई और बीबी की, जो कि फिर से हमें कैद में दिखाई देती हैं, बानी पीटीआई के साथ दिखाई देती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या अब बानी को और बीबी को हाई कोर्ट से रिलीफ मिल पाएगा? साथ ही साथ ट्रंप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें जोड़ती हुई हमें पीटीआई दिखाई दी, तो क्या ट्रंप के आने से वाक़तन कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है या बानी को आज़ादी मिल सकती है? 190 मिलियन पाउंड केस की भी बहुत ज़्यादा बात होती रही है बानी को लेकर, बीबी को लेकर, और उसी के हवाले से आप जानते हैं कि वो दोनों इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि जो दीगर मुल्ज़िमान हैं इस केस के, वो क्यों आज़ाद हैं? कौन कौन से मुल्ज़िमान हैं, किन किन के नाम जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं, और वो क्यों अब तक सज़ा से दूर हैं? ये आज हम हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनसे पूछ रहे होंगे। फिर जी आप सभी जानते हैं कि सज़ा जज़ा सारी चीज़ें अपनी जगह, मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? क्या कोई जुडिशल कमीशन बन पाएगा? क्योंकि हुकूमत ने तो साफ इनकार कर दिया है। इनकार की वजह क्या बताई गई है ये भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये सवाल भी आज हमारे पैनलिस्ट के सामने हम रखेंगे। और फिर जी आज हमने देखा कि केस एक जो था वो टैक्स का था, लेकिन मामला जो है वो बेंचेस के इख्तियारात का डिस्कस होता रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है रजिस्ट्रार को, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है, बात हो रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस आमने सामने आ गए हैं। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? और ख़ास तौर पर आइनी बेंचेस का मुस्तकबिल जो है वो क्या है, तब जबकि रेगुलर बेंचेस से केसेस जो हैं वो आइनी बेंचेस को मुंतकिल किए जा रहे हैं। अब इन सारे सवालात के जवाब कौन दे रहे होंगे? सवालात हम रखेंगे जी काशिफ रफ़ीक साहब के सामने। इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ शराज हसनात साहब मौजूद हैं, वीडियो लिंक पर हैं, लाहौर से आप देख सकते हैं। शहजाद अनवर फारूकी साहब ने हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है, और मोहम्मद नौशाद अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। तमाम सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और काशिफ रफ़ीक साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आज आपसे करना चाह रही हूँ, और उसकी वजह ये भी है कि फ्राइडे ज़ाहिर है हमारा शो नहीं होता है, और फ्राइडे को 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला आया। ऑफ एयर भी मैंने आपसे पूछा कि जब इस केस का फ़ैसला आप तक पहुँचा, आपने सुना, आपने देखा, तासुरात क्या थे सर आपके उस वक्त? आई एम सॉरी अभी आज वाली डिस्कशन से हट के आइए, लेकिन आई रियली वांट टू नो बिकॉज हमारा शो नहीं हुआ ना इतने दिन। बिस्मिल्लाह। देखें, फ़ैसला आना था, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि चूँकि फ़ैसला महफूज हो चुका हुआ है, 1 साल लगा इसके ट्रायल को मुकम्मल होने में, हर चीज़ होने में, और इसमें जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनको दायमी इख्तियारी वारंट उनके निकाले जा चुके थे, और जो अवेलेबल थे उनका फ़ैसला जारी बात आना था। और ये फ़ैसला डिले होने की जो मुहर्रिकात थे, हम ऑन एंड ऑफ कहते रहे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं डील और ढील का मामला है। उस वक्त मेरे जो दीगर अहबाब थे वो इस बात पर कन्विंस नहीं थे, लेकिन अब बिल आखिर ख़ुद बानी तहरीक इंसाफ जो है इस बात को उन्होंने कहा है साफ़ियों से ऑफ एयर गुफ्तगू करते हुए कि अगर मैं डील कर लेता तो शायद ये फैसला या ये सज़ा का मामला यहाँ तक ना होता। बहरहाल 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला था, मैं इस फैसले को इसलिए भी शुरू दिन से इसके ऊपर बात कर रहा था कि देखें, मोड़ा नूर की ज़मीन 240 कनाल क्यों ट्रांसफ़र हुई अली रियाज से जो फरा गोगी साहिबा को। फरा गोगी साहिबा के खुद दिफा में बानी तहरीक इंसाफ बोलते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। दूसरी बात यह है, अल कादर ट्रस्ट, भले वो ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टीज़ कैसे चेंज हुए, बाबर अवान साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब निकले, फिर उसके बाद बीबी और बानी उसके ट्रस्टीज़ बने, और उसके बाद फिर उसमें फरा गोगी के आने का भी इम्कान था। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 190 मिलियन पाउंड भाग के सरकार जब्त होकर वापस आना था, वो मलक रियाज साहब के अकाउंट में क्यों गया? लेकिन एक बात मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे बानी और बीबी को सहूलतकारी में फ़ैसला करने में सज़ा सुना दी गई, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इस फैसले में मलक रियाज साहब, अब देखें ना, मलक रियाज साहब पाकिस्तान से चले गए, यहाँ पे भी उनके कारोबार मौजूद है, और दुबई में जाके उन्होंने एक नया कारोबार वेंचर शुरू कर दिया। अब वो तो कारोबार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, और बीबी और बानी फंसे हुए हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब बाहर बैठे हैं, वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मनूवरिंग कर रहे हैं, ये फंसे हुए हैं। शहजाद अकबर साहब ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, और जो फरा गोगी साहब ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अदलिया को, और उसके बाद जब आपका फैसला कंक्लूड हो गया, सज़ा और जज़ा का फैसला हो गया, अब क्यों FIA रेड वारंट जारी नहीं करती? इन तमाम दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनको लाना चाहिए, रेड वारंट जारी करने चाहिए, इंटरपोल को एक्टिवेट करना चाहिए, और आए आगे यहाँ पे फेस करें। और अगर नहीं फेस करते तो फिर बानी और बीबी को सिर्फ आपने जुर्म करार दे दिया, और जो काबीना सारी थी, चले उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हुए, आजम खान साहब का बयान है, बाकी वफाकी काबीना के लोगों का बयान है, लेकिन वो काबीना का जो सारा जो मौजूद थे लोग,
उन्होंने उनको आपने बिल्कुल बेल आउट कर दिया। सो ये मामला बिल्कुल ठीक था कि इसमें जो है वो करप्शन का एलिमेंट आया, हर चीज आई, लेकिन आप जो समझते हैं मेन कि सारा का बेनिफिशियरी सारा है, एक ही शख्स पे नहीं डाल जो देना मेन चाहिए। बेनिफिशियरी है उनका नाम मलक रियाज है, उनके ऊपर बोलना भी चाहिए, उनके रेड वारंट जारी भी करने चाहिए, उनको वापस लाना चाहिए। ठीक है शिराज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर अभी चलें, फैसले पे आपका क्या रिएक्शन था ये भी आप बता दीजिएगा, और फिर साथ अब ये भी बता दीजिएगा कि अभी हुकूमत ने क्या जवाब दिया है वो भी हम सबके सामने है। और बैरिस्टर गौहर को अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, उन्होंने फरमाया कि जी हम तो चाहते हैं, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हों, इनका सिलसिला रुकना नहीं चाहिए है। और साथ ही साथ उन्होंने उस मीटिंग का भी हवाला दिया जिस पर इरफान सिद्दीकी साहब को और हुकूमत को बहुत सारे एतराज़ात हैं, क्योंकि फ़ाइन अगर आपने उधर जाके मीटिंग्स करनी है तो फिर हमारे साथ आप क्यों मुज़ाकरात करें। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि प्लीज़ उसको इग्नोर कर दें, वो तो अमनो अमान की सिचुएशन पे मैं बात करने के लिए वहाँ पर मौजूद था और कोई मामला नहीं है, असल मुज़ाकरात तो हमने आप ही से करने हैं। तो सरकार करते रहिए मुज़ाकरात, रोके ना इस सिलसिले को। थैंक यू वेरी मच आसमा। दो चीजें हैं, वो एक मिसाल है मगर मैं वो देना नहीं चाह रहा, जिसमें कहा जाता है कि हमारा टॉमी और तुम्हारा क्या। तो बहरहाल कमिंग बैक अगेन के वो वेरी करता है कि सूरत हाल क्या है। जो आर्मी चीफ वहां पे थे उस हवाले से चीजें बड़ी क्लियर थी कि वो मुज़ाकरात या वो जो डायलॉग था या वो डिस्कशन थी, इट वाज मोर अबाउट द सिक्योरिटी सिचुएशन इन केपी, जो बहुत हद तक खराब होती जा रही है। और खास तौर पे जो शोहदा है पाकिस्तान आर्मी की, उनकी तादाद बढ़ रही है, वहां पे रेजिस्टेंस बहुत हो रही है, कुरम वाला मामला है, बाकी चीजें हैं। तो उसमें वो एक अच्छा जेस्चर था जिसमें वो खुद बैठे हुए थे और सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, और डेफिनेटली ये पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटीज के शाना बिशाना होकर अमन कायम करें। तो वो एक अच्छी डिस्कशन थी और डेफिनेटली अगर उसमें कोई और मामला में भी डिस्कशन हुई है तो कोई मुज़ाकरा है, कोई बुरी बात नहीं थी। बाकी हम सबको पता है कि मुज़ाकरात का एक वो आंसर है जो सामने चल रहा है और एक वो है जो पीछे चल रहा है। दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड के फैसले की, तो ये सबको क्लियर था कि वो 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्या आना है, ये मैं नहीं कह रहा। आप चंद दिन पहले के मुख्तलिफ चैनल्स के प्रोग्राम्स उठा लें, कॉलम्स उठा लें, सब में लिखा हुआ है और सबकी तकरीबन यही राय थी कि उसमें बानी को और बुशरा बीबी को सजा होने जा रही है। 10 से 14 साल लोगों ने मेंशन किया हुआ था, तो इसका मतलब था कि चीजें सामने आ गई हुई थी कि क्या सजा होनी है। अब जो क्वेश्चन मार्क है, देखिए मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मगर जब मैंने कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात की तो जो क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज्यादा हैं उस जजमेंट के ऊपर, और उस जजमेंट में बाकायदा तौर पे ये तहरीर है कि प्रोसिक्यूटर्स के दलाइल में कुछ बेजाब्तियां थी, लेकिन ये नेचुरल है। जब भी कभी प्रोसिक्यूशंस के अंदर, दलाइल के अंदर कोई एम्बिग्युइटीज होती हैं, कोई कंफ्यूजन होती हैं, तो उसका फायदा मुल्जिमान को जाता है। यानी मकसद ये है कि प्रोसिक्यूशन अपना जो इल्जाम थे उसको साबित करने में नाकाम रहा। प्रोसिक्यूशन के अंदर लूप होल्स थे, उनकी प्रोसिक्यूशन के अंदर चीजें क्लियर नहीं थी। परवेज खटक साहब का जो बयान लगाया गया उसमें वो बात की जा रही है कि जी पैसे उसमें थे। बस आप जस्ट इमेजिन करें कि किस तरह के वो किया गया। तो वही है कि जब भी कोई पुलिस मुकाबला होता है तो वो कहा जाता है कि अपने ही साथी ज़ेरे हिरासत मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हो गया, हलाक हो गया, सॉरी। तो अब ये सर्कमस्टांसेस ये हैं कि उसके बावजूद जब भी कभी ऐसे लूप होल्स होते हैं तो वो फायदा मुल्जिमान को जाता है। ये वाहिद डिसीजन है जिसमें मुल्जिमान के खिलाफ पूरी तरह चीजें साबित भी नहीं हो रही। जज साहब खुद तहरीर कर रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के दलाइल में और जो एविडेंस प्रूव किए गए उसमें लूप बोलते हैं, मगर इसके बावजूद वो डिसीजन दे रहे हैं। अब जो बात काशिफ ने की, देखें ये काबीना का डिसीजन, तो जब काबीना के डिसीजन होते हैं तो काबीना के डिसीजन को इस्तिस्ना हासिल है और वहां पे ये काबीना ने ये डिसीजन किया था। इल्जामात बड़े बेतहाशा हैं, सारे मुल्जिमान सामने नहीं आए। नजर आ रहा है कि एक जल्दबाजी में एक इम्पोज डिसीजन लगाया गया और काबीना का तो नाम नहीं लिया ना। चले काबीना का तो चले सर हो गया, एक प्रॉपर्टी टाइकून का नाम भी तो लिया काशिफ साहब ने। मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मैंने आपसे कहा था कि अब जो सूरत हाल चल रही है उनके मामला गवर्नमेंट साइड से बेहतर हो रहे हैं। उनके यूएई के प्रोजेक्ट का हेड देख लें, वो किस पॉलिटिशियन के बेटे को लगाया गया, चीजें कैसे जा रही हैं। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। जब मामला बेहतर हो रहा है तो फिर वो कहां पे शामिल होंगे। शहजाद साहब बड़ी देर से आप अमली सॉरी पता नहीं लफ्ज बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो प्रोड्यूसर साहब इसको एडिट कर देंगे। जज्बात पे काबू रखे, आप बैठे हैं तो मैं आपको मजीद इंतजार नहीं कराऊंगी। प्लीज ऑल योर्स, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। मेरी गुजारिश ये है कि आपने सवाल किया काशिफ से कि आपके क्या जज्बात थे उस दिन, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये पूछना चाहिए। आप दोनों एक ही स्टूडियोज में बैठते हैं तो इनके जज्बात का अंदाजा साथ रहते नहीं है, स्टूडियो तक ही बस होता है, उसके बाद ये अपने घर चले जाते हैं, मैं अपने घर चली जाती हूँ। जुम्मे को नहीं तो सर ये मेरे साथ हमें पता था कि इनका रिएक्शन क्या होगा। मुझसे पूछ लेते, इशराज से पूछ लेते, ये बता देते कि क्या है। तो अब ये करनी है आपसे कि ये एक बड़ा गरीब केस है हमारे सामने।
जिसमें एक मुलजिम की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती और दूसरे मुलजिम का नाम नहीं लिया जा सकता। हाँ। अब मेरा भाई काशिफ रफीक ने जो जोशे जज्बात में आके वो कहा है ना कि जी वो रेड वारंट जारी करें तो इंटरपोल को डालें तो फलाने को डालें। ओ भाई, एमक्यूएम के बंदे आपने पकड़ने थे, आपने दुबई से पकड़े। आपने वो जो क्या था वो बलोच जो लोगों के सरों से फुटबॉल खेलता था, आप वहां से उसको उज़ैर एक्सपेक्ट करके बलोच। लाए। जब आपने लाना हो तो आप भाई कान से पकड़ के ले आते हैं। अब आप नहीं लाना चाहते तो अब जो एक प्रॉपर्टी टाइकून है, मतलब उसका नाम नहीं लेना चाहिए, हमें कहीं इश्तिहार ना कम हो जाए, तो उसका नाम नहीं लेते तो बानी पीटीआई की ना तस्वीर देख सकते हैं ना उसका नाम ले सकते हैं। तो ऐसा एक केस है कि एक बंदे ने चोरी की है पता नहीं कौन, और किसी की चोरी हुई है पता नहीं कौन। तो ये इस किस्म का एक केस है। अब ये हमारे सियासी हालात पे अगर आप नजर डालें तो आपको मैं सन 2000 के आसपास की एक अखबार भी दिखा सकता हूँ जिसमें लिखा हुआ था कि मियां नवाज शरीफ को 14 साल कैद और 10 करोड़ जुर्माना और 21 साल के लिए नाअहली। तो मेरे लिए तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। 3 दिन पहले बहुत सारे एंकरों ने ट्वीट कर दिया, तो सर इसमें भी अचंभे वाली बात नहीं है कि ये वही पीटीआई है जो कुछ अर्सा पहले तक कह रही थी कि जी हमें आपसे मुज़ाकरात नहीं करना है, फिर वही काशिफ साहब वाली बात ना कि देखें अब तो ये उन्हीं के पास गए हैं। अब जब वो कह रहे हैं ठीक है आपने अपने लिख कर दे दिए अपने सारे मुतालिबात एंड वो कह रहे हैं कि जब हमें आपसे बात नहीं करनी क्योंकि आपने उधर एक मीटिंग कर ली है कुछ दिन पहले, तो आप उन्हीं से बात कीजिए। अब आप वाक़तन हकीकतन कहा जाए कि आप तरलों पे आ गए हैं कि जी प्लीज़ आप हमारी बात सुने, उधर तो हमारी एक मीटिंग हुई अमन ओमान के हवाले से, हमसे बात तो करें, बात तो सुन लीजिए हमारी, ये कहा जा रहा है सर। आसमा ये 25 करोड़ का मुल्क है, लोगों की जिंदगियां, लोगों का जीना मरना इस मुल्क के साथ वाबस्ता है। और यहाँ पे सियासी जमातें और हमारी इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं कि हाँ तूने शिराज से बात कर ली तो अब मैं तो तुमसे नहीं बात करूंगा या मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, तो अब तुम जाके शिराज से ही बात करो, शिराज से ही खेलो जाके। तो भाई इस तरह से ना मुल्क चलते हैं ना इंतजामिया चलती है। कोई खुदा का खौफ करें। आपको ये पता है कि इस वक्त जमहूरी सेटअप में वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, आप माने या ना माने, ठीक हो गया। उनको आप अदर जब तक आप एतमाद में नहीं लेंगे उस वक्त तक ये चीज आगे नहीं जाएगी। सही हो गया। नौशाद साहब आप भी ऐसा ही समझते हैं? अब चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था खासतौर पर ट्रंप की हलफ बर्दारी को लेकर, बहुत सारे और मामलात को लेकर, शायद आर्मी चीफ से मुलाकात हो जाएगी, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, शायद मुज़ाकरात में हम लिख कर दे देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सर कोई रिलीफ आपको लगता है कि मिलेगा? अभी भी पीटीआई को उम्मीद रखनी चाहिए या आपको लगता है कि नहीं सब ख़त्म हो गया, ओवर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये जिस मफरूज़े पे हम बात कर रहे हैं उसकी जो है ना वो तरदीद जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब कर चुके हैं कि ये जो खबर जिसकी बात आप कर रहे हैं ये खबर दुरुस्त नहीं है। जो हुकूमती कमेटी की साइड से उन्होंने कहा जी ना हमने कोई जवाब फाइनल किया है, ना हमने किसी को कोई इनकार, ना उसका मतन जो है उसके ऊपर कंटेंट पे भी वो एग्री नहीं कर रहे। उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन वो अभी भी कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। हाँ जी। दूसरी बात यह देखिए कि इस मामले को मैं इस तरह से देखता हूं कि कहीं से ना हो, हाँ हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने हैं, उसके पास यही एक रास्ता है और उसे इस रास्ते से स्टिक करना चाहिए। चाहे वो कहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए कोई उसके पास आ गया, चाहे सियासतदान आ गया, चाहे कोई भी आ गया, अगरचे कि मैं इस चीज का हामी हूं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, मुज़ाकरात सियासतदानों को करने चाहिए और सियासतदानों के दरमियान होने चाहिए। क्योंकि जब आप ये खुद कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हम मुज़ाकरात करेंगे तो आप अपने मुकाबले का फरीक बना लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, जबकि जो ये मुज़ाकरात वाला मामला है, जो सियासी जमातों के दरमियान मसाइल हल करने हैं जिन चीजों पे, उसके अंदर उनका कोई रोल होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि है नहीं, अमली तौर पर है, ये बात ठीक है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और उसकी इब्तिदा किसी ने करनी जरूर है। देखिए प्रॉब्लम कहां से आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप ये चाहते हैं कि आसमा जो है वो मेरी बात माने और वो काम करे जो मैं चाहता हूं, लेकिन जब मेरी बारी आए तो मैं वो काम ना करूं, मैं वो काम करूं जो मैं चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी ये है कि आप उस वक्त तक, जब तक आप में से कोई एक स्टैंड नहीं लेगा, जिस तरह 18वीं तरमीम के बाद एक स्टैंड लिया गया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं भी बनती थी केपीके में, चूंकि मेजॉरिटी थी उनको दी गई थी। ये 2024 के इलेक्शन के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद मेजॉरिटी थी तो पहला
हक उसका करार दिया गया था। वफाकी हुकूमत वो बनाना चाहती है तो वो बनाए, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बना ले। जब तक आप असूली सियासत की तरफ नहीं जाएंगे तब तक आप मामलात को तो सर अभी इन पार्टीज में से कौन इस पोजीशन में है सर कि इनकार कर दे कि ठीक है जी आप कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्ट हो रहे हैं? सर वहां पे भी तो संजीदगी नहीं है ना। अभी आपने फरमाया कि जी बाकायदा तौर पर इनकार नहीं किया गया, लेकिन सर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फौरन बाद आ गई थी जो ये मुतालिबात लिख के दिए कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। अभी भी हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि जो फैसले जो चीजें अदालतों में है उसके ऊपर कैसे हम जुडिशियल कमीशन बना दें? सर फैसले जो होते हैं ना, फैसले इससे कहीं ज्यादा थिक स्किन होने चाहिए। आपके असूल इससे कहीं ज्यादा जो है ना वो थिक स्किन होने चाहिए। और असूल और बेअसूली के अंदर सिर्फ बे का फर्क है। जिस दिन आप उसको उतार देते हैं, आप असूल पर खड़े होने की ताकत आपके अंदर आ जाती है और आपको ताकत के लिए खड़े होना चाहिए। किसी ने तो पहल करनी है ना, कोई पहल करेगा तो दूसरा उसकी तकलीद करेगा। ठीक है, मुझे नौशाद साहब फिर एक और मिलेगा तो 11 हो जाएंगे। ठीक है ना, अब लेट्स सी ये पहल कौन करता है। वैसे अभी तो ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। काशिफ साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की। शहजाद साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमें बस ये बता दीजिएगा, आपको लगता है कि जो मामलात चल रहे हैं जिस तरह से चल रहे हैं जुडिशल कमीशन बन पाएगा और फिर क्या मुज़ाकरात आगे चल पाएंगे? क्योंकि बानी पीटीआई ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर 7 दिनों के अंदर अंदर हमारे मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता है, तो फिर मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो नहीं हो पाएगा। शहजाद साहब अच्छा देखिए, इसमें ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात तो होने ही होने हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई वे आउट नहीं है। ठीक है, वन वे आपके अंदर आपको बातचीत के जरिए चीजें सॉर्ट आउट करनी है, आपने प्रेशर क्रिएट करना है सड़क के जरिए और बैठ के बातें करनी है। लेकिन ये जो सवाल है कि ये कब होगा, तो मेरे नज़दीक अब वो टाइम आने वाला है। अगले 3-4 महीने में चीज़ें आपको वाज़े तौर पर एक मुझे जो घुंडी नज़र आती है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की और मौजूदा सेटअप की ख्वाहिश और कोशिश ये है कि 2-3 साल ये सेटअप किसी तरह से आगे चल जाए, जबकि पीटीआई ये चाहती है कि ये बस इसको जितना जल्दी हो सके इसको वाइंड अप कर दिया जाए। ये पॉइंट जिस दिन क्लियर होगा मेरे नज़दीक, उसके बाद चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। वो जो बात करते हैं नौशाद साहब, मैं उस बात को टोटली सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये बड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स जो है वो सारी की सारी पावर पॉलिटिक्स है। इसमें हम कोई नज़रिए की बुनियाद पर तो कोई बात नहीं कर रहे होते। यहाँ पे हर किसी को इक़्तिदार चाहिए और जो चीज़ जिसको सूट कर रही हो वो असूल और बेअसूली वाली वही बात है। हम असूल भी वही मानते हैं जो हमें फ़ायदा दे रहा हो। जो असूल हमें फ़ायदा ना देता हो उस असूल को हम बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे असूल और ऐसे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ठीक हो गया शहजाद साहब। मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी ब्रेक पर जाने से पहले भी आप फरमा रहे थे, मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात हो रही थी। सर मुझे बस ये बता दीजिएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से जब तस्करा होता है तो बहुत सारी ब्लेम गेम जो है वो भी शुरू हो जाती है। पीटीआई के अपने अंदर भी एक ब्लेम गेम जो है वो जारी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बुशरा बीबी को आज भी इस चीज़ का जिम्मेदार समझते हैं कि क्यों बानी जो हैं वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। अब तो बुशरा बीबी साहिबा खुद भी चली गई। अब फिर इरफान सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने है। असल में भी ये बता दीजिएगा कि डेडलॉक जो है इसका जिम्मेदार असल में है कौन? ये जो डेडलॉक है ये किसकी वजह से आ रहा है सर? देखिए, डेडलॉक जो है ना वो जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके अगर लोग जो हैं वो उनकी अगर नीयत में फतूर होगा, खोट होगा तो डेडलॉक पैदा होगा। सर किस तरफ वाले फरीकैन? सर किस तरफ वाले? क्योंकि अलीमा खान साहिबा खुद भी ये कह चुकी हैं कि हमारी पार्टी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते हैं कि बानी जो है वो बाहर आए। उनकी सियासत चमकी हुई है। तो सर किस तरफ वाले फरीकैन आपको लगता है कि हो सकता है? दोनों तरफ से होते हैं, दोनों तरफ से होंगे। देखिए, डेडलॉक पैदा ही तब होता है जब दोनों तरफ से मामला जो है वो खराब होते हैं। मैंने आपको याद होगा, मैंने कहा था ना हुकूमत की नीयत दुरुस्त नजर आती है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत मुझे दुरुस्त नजर आती है। जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे तब भी मैं, जब तक ये नेक नीयती के साथ नहीं बैठेंगे कि मामलात को हल करने के लिए, और फिर ये जो इधर उधर की बाहर की जो चीजें हैं ना कि किसी ने क्या बयान दिया, कोई क्या समझता है, पार्टी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, इससे बालातर होकर जब बात करेंगे और हुकूमत जो है वो नेक नियति के साथ बैठेगी। इसलिए नहीं बैठेगी कि हमने कोई वक्त गुजारना है या हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई अपने मकसद की तरफ सिर्फ रखना है। जो कि मैंने आपको बताया था कि हुकूमत का मकसद सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोन डाउन इस हद तक कर दिया जाए कि वो जो है वो सड़क की सियासत से बाहर आ जाए, तो बस ये हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन इस सारे मकसद के बाद आज अगर फर्ज कीजिए कि ये मसला किसी तरह से हल भी हो तो 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद फिर खड़ा होगा।
क्योंकि जब तक आप बुनियाद ठीक नहीं करेंगे, जब तक मसाइल की बुनियादी जो चीजें हैं उनको पूरा, जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक मामला दुरुस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे मैं जब ये इलेक्शन रिजल्ट की बात आती है, चाहे 2018 के हों या 24 के हों, तो मेरा पॉइंट सिर्फ यही होता है कि आपने ये इलेक्शन के लिए इन्हीं सियासतदानों ने, इन्हीं सियासी जमातों ने मिल बैठकर इन्होंने ही तय करना है। जब तक ये खुद अपने इलेक्शन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगी, तब तक एक दूसरे को ब्लेम हाँ, लेकिन मसला ये ना कि सारी की सारी सियासी जमातें किसी और तरफ देखती हैं और फिर ब्लेम दूसरे को करती हैं। मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। मैंने नौशाद साहब से पूछा कि जो डेडलॉक आ रहा है बार बार, इसका जिम्मेदार कौन है, तो उनको तो दोनों तरफ ही बहुत सारी शख्सियात जो हैं ऐसी मुख्तलिफ नजर आती हैं, हुकूमत की तरफ से भी, PTI की तरफ से भी। सर आप मुझे बस ये बता दीजिए कि अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, क्योंकि वैसे तो इनको कामयाब होना चाहिए, हमारी दुआ भी यही है, क्योंकि मुल्क के लिए, मईशत के लिए, सबके इस्तेहकाम के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, लेकिन इन केस अगर ये नाकाम हो जाते हैं मुज़ाकरात, तो क्या समझते हैं कि जिम्मेदारी फिर किस पर आयद हो रही होगी? देखिए आसमा, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो जिम्मेदार सारे सियासतदान होंगे। देखें, कोई जमात ऐसी नहीं है जो इन मुज़ाकरात से बाहर हो। 7 जमातों का इत्तेहाद एक तरफ है, तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ है। और अगर ये 8 जमातों के अकाबरीन सियासतदान बैठ के इस मसले का हल नहीं निकाल सकते, तो फिर ये बात, ये आर्गूमेंट, ये डिबेट करना मैं समझता हूँ ज्यादती है कि आप कहें जी अब किसी और तरफ देखा जा रहा है या कहीं और से इशारा आना है। 8 सियासत जमातें हैं बैठी हुई हैं आपस में, आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, कुछ लें कुछ दें। कभी सियासत में एक दूसरे को रास्ता दे के ही निज़ाम चलाया जाता है। अब आप ये समझें कि अपोजिशन अपने मुतालबात एब्सोल्यूट बनवा लेगी या हुकूमत बनवा लेगी, सियासत में ऐसा नहीं हुआ करता। अगर माजी में देखें 2008 से 2013 का इलेक्शन था, जो हुकूमत में थे वो हुकूमत को 5 साल मुस्तहकम करना चाहते थे और अपोजिशन उसको डिस्टेबलाइज करना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त की अपोजिशन ये समझती थी कि हम इनकी खामियां और उस वक्त की हुकूमत की बदगुमानियां आवाम को बताएंगे तो वोटर हमारे साथ जुड़ा रहेगा। 13 से 18 तक भी यही काम हुआ कि उस वक्त की हुकूमत और अपोजिशन हुकूमत की बदगुमानियां और नाकामियां बता रही थी और तहरीक इंसाफ अपना वोट इंटैक्ट कर रही थी। 2018 में तहरीक इंसाफ जब आई तो उस वक्त की पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें थी, यही अचकज़ई साहब वगैरह, ये सारे जो आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं और तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए हैं, ये सारे उस वक्त बदगुमानियां पेश कर रहे थे कि जी PTI की हुकूमत ये कर गई। अपोजिशन का काम है हुकूमत की नाकामियां, बदगुमानियां फैलाना ताकि वो अपना वोट इंटैक्ट करे। हुकूमत का काम है डिलीवर करना। अच्छा, ये सियासत है, सियासत कोई किसी के लिए ये थोड़ी कर रहा है, कोई नजरिए पे कर रहा है। सियासत पावर के लिए हो रही है, पाकिस्तान में सियासत पावर के लिए होती है। आज तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत आज हो सकता है वो इससे ज्यादा लीथल जो है वो कानून साजी करे और फिर हम बैठ के तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात कर रहे हो। मसला ये है कि आपने मुज़ाकरात इनिशिएट किए। मैं ये समझता हूं कि तमाम तलखियों के बावजूद अगर आप एक मेज पे बैठ गए हैं तो आपको कुशादा दिली और वसत कल्ब से और वसत ज़हन से करना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप कहें जी ये ब्रैकेट है, 7 दिन में ये कर दें, 31 तक ये कर दें, 4 दिन में वो कर दें। और एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के मुज़ाकरात चल रहे थे उस वक्त खुद बानी तहरीक इंसाफ डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हिट करते थे और क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा। क्यों? उस वक्त उन्हें पता था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और मैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बोलूंगा ताकि मुज़ाकरात टूटे। यही मामला तहरीक इंसाफ के अंदर अकाबरीन हो या नून लीग पीपल्स पार्टी के अंदर अकाबरीन हो, वो भी यही मामला इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ये मुज़ाकरात की बेल मुंडे ना चढ़ जाए। और मैं आपको, अब मेरे अहबाब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के अलावा रास्ता नहीं है। मैं आपको 2 महीने से कह रहा हूं कि जो कहते थे ना डट के खड़ा है कप्तान, और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बना के और डॉलर पे डॉलर कमा रहे थे, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से कहे कि पांव पकड़ के खड़ा है कप्तान कि आओ जी मुझे डील दो, आओ जी मेरे साथ मुज़ाकरात करो। सो रियलिस्टिक अप्रोच से जाएंगे और मुज़ाकरात से कंक्लूजन होगा। ठीक है जी। शहराज साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। शहजाद साहब आती हूँ मैं आपकी तरफ भी। अभी मुझे शहराज साहब से बात करनी है। शहराज साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हैं, ट्रंप के हवाले से तो हमने बात कर ली, उनसे जो उम्मीदें जुड़ी हैं, हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें जोड़ी गई हैं। PTI के लोग अभी भी कहते हैं कि जी ये मामला तो हाई कोर्ट में जाएगा, सारे का सारा उड़ जाएगा, सारे का सारा फेक है, ज्यादती हुई है, हमें वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। क्या सर वाकई आपको ऐसा लगता है? और फिर ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, इनका फ्यूचर, इनका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं सर? क्या होने जा रहा है? लाइक अगले कुछ दिनों में हम क्या होते हुए सर देख रहे होंगे? आसमा साहिबा, गुजारिश ये है कि मुज़ाकरात में दोनों तरफ की साइडें ही संजीदा नहीं हैं। अगर इनमें संजीदगी का एलिमेंट होता, PTI भी ये देखती रही है कि किस तरह से उन्हें रिलीफ मिल सकता है, और जो कुछ मुतालबात लाए गए वो वाज़ेह तौर पे क्लियर था
कि वो मुतालबात पूरे होने की कंडीशन में नहीं है। काबिल अमल अब नहीं ये है। क्वाइट क्लियर है कि जब मुकदमा अदालतों में चल रहे हों तो वहां पे जुडिशियल कमीशन नहीं बन सकता, उसके हाँ। लिए आपको बहुत आउट ऑफ द वे असेंबली से मंजूरी लेनी है और बाकी ठीक है। करना है। और हुकूमत, बेशक इरफान सदीकी साहब इसका डिनाइल कर चुके हैं, मगर हुकूमती अकाबरीन ये बाकायदा कह चुके हैं कि किसी सूरत भी जब तक जुडिशियल कमीशन नहीं बन सकता जब तक मामला उसमें है। और ठीक। दूसरी गुजारिश ये है कि मैं आपको पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इन दोनों के पास, खासतौर पे हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है पीटीआई के मुतालबात को मानने का। जिन लोगों के पास मैंडेट है, हम ये देख रहे हैं कि वहां पे बर्फ पिघल रही है और वो बर्फ पिघलने का फायदा कहीं ना कहीं पीटीआई को हो रहा है। जो काशिफ साहब हर बात पे आ जाते हैं कि पैर पकड़ के खड़ा है कप्तान, उन्हें जान लेना चाहिए कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे ये बात की है कि अगर मैंने डील करनी होती तो वो 14 साल की सजा ना होती। तो एक चीज तो क्लियर है, हम सबको पता है कि कितना दफा ये केस का फैसला आगे हुआ, मतलब जज साहब छुट्टी पे चले गए, जज साहब कह रहे हैं मैं आ गया हूँ, वकील नहीं है, क्या हो रहा है। तो इट वाज बैक एंड डायलॉग वाज अंडर वे, जहां पे उसको कन्विंस किया जा रहा था कि वो मान जाए, मगर वो नहीं माना, और जब नहीं माना तो फिर उसके बाद ये सजा दे दी गई। अब तीसरी आपकी बात पे आता हूं, देखें उस केस के अंदर लीगल लूप होल्स हैं जो मैंने पहले आपको पॉइंट आउट किए, और ये एक था जो मैंने आपसे जिक्र किया, बेताज है। लेकिन तो शराज साहब, definitely जब सॉरी केस सर कहीं जी, stand इस नहीं चीज कर के कोई रहा, सबूत तो मौजूद नहीं है ना कहीं पे कि ये सारी चीजें हुई हैं, यही उनको तो जेल में बात है। जाके ऑफर किया शराज गया है, भाई, उन्होंने इनकार किया है। शराज भाई, जब देखिए, नवाज शरीफ साहब की डील हुई देखिए, तो नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही बरियत मिली है ना। अब फैसला सेव हो गया, फैसला खत्म तो नहीं हो सकता। इमरान खान ने खुद इसको डिनाई कर दिया ना। किसने? इमरान खान ने कहा वो डील कर लेता तो ये मामला ना। तो मुझे आप बताइए, नवाज शरीफ साहब ने जो डील हुई, नवाज शरीफ साहब को जमानत और बरियत कहां से मिली? हाई कोर्ट से मिली, हाई कोर्ट से मिली ना सर। उसके मुताबिक आपको डील देनी है। सबको पता है कि कहीं पे भी इमरान खान डील नहीं कर रहा, और अगर इमरान खान डील कर रहा होता तो शायद आज से कई महीने पहले बाहर आ चुका होता और चीजें खत्म हो चुकी होती। सर, तो हम हमें इस चीज को यकीन अंडरस्टैंड किसका करना करें? है। शराज भाई, आप खुद कहते रहे, एक मिनट, जी जी सर, आप खुद कहते रहे कि जब तक बानी तहरीक इंसाफ वीडियो बयान पे माफी नहीं मांगेगा डील आगे नहीं बढ़ेगी। आपके ये अल्फाज है सर। कर रहा है, जिसके बंदों को गोलियां मार के मारा जा रहा है, जो जेल में बैठा हुआ है, जिसको सजाएं सुनाई जा रही हैं, जिसको कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा, आप उसका यकीन करें, आप उसका रिलीफ नहीं, यकीन तो करेंगे? आप मुझे ये कि बताइए, जो फॉर्म 47 से आगे हैं, मैं और भी तो आज यही वो कह रहा कहां पे stand कर रहे हैं। हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपने कहा सर, तवातुर से कहा कि जब तक वो वीडियो बयान पे माफी नहीं मांगेगा डील नहीं होगी। छोटा सा आपसे ये है, अभी मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? मुझे एक चीज कंप्लीट करने दें, फिर आप लोग अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। जी, जी, शराज साहब, अभी आप भी कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जस्टिस मंसूर अली शाह की। उन्होंने आदिल बाज़ई केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ने बाकायदा तौर पे जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया और बताया है कि इलेक्शन कमीशन ज़ाहिरी नजर आ रहा है कि एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और उन्होंने हिदायत की उस मैजिस्ट्रेट को कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की शिकायत पे किया गया तो प्राइम मिनिस्टर के केस को जल्दी निपटाएं, क्या करें। तो आप इमेजिन कर लें कि सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन दे रहा है। इलेक्शन कमीशन की वजह से आज पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा है, 1 साल होने को आ गया है, एक ही चीज पे बात आ रहा है, फॉर्म 45-47 सारी दुनिया को पता है 8 फरवरी क्या हुआ, और उसका हक लेने के लिए आगे चीजें जाती हैं। शराज भाई, शराज भाई, ठीक हो गया शराज साहब। आखिरी 22 जनवरी को सेनेट कांग्रेस के अंदर, अमेरिकन कांग्रेस के अंदर इंपॉर्टेंट हियरिंग होने जा रही है। फैसल वाबडा भी कह चुके हैं पाकिस्तान से रेलिवेंट केस उठाया जाएगा, 8 फरवरी के इलेक्शन उठाए जाएंगे, 9 मई उठाया जाएगा, इसका भी बताएं ना उठाया जाएगा। शराज भाई, आपने कहा, आपने कहा कोई कांग्रेस मेंबर्स उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहे। तो आपको रियलाइज होगा सूरत हाल कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान से भाई अमेरिकन कांग्रेस नहीं कर रही डिबेट। और सर मेरी बात तो सुने शराज साहब, आपने वो एक प्राइवेट पार्टी ने वहां हॉल ले लिया कांग्रेस का, और उस हॉल के अंदर वो गुफ्तगू कर रहे हैं। एक प्राइवेट पार्टी, आप कह रहे हैं कांग्रेस में गुफ्तगू हो रही है। चलिए ठीक हो गया शहजाद साहब। एक चीज शराज साहब, आपने कहा कि नहीं कहा तवातुर से माजी में कि जब तक वो 9 मई पे माफी नहीं मांगेंगे डील आगे नहीं जाएगी? ये आपके वर्डिक्ट थे। मैं तो कह रहा हूं कि वो डील के लिए बात कर रहे हैं, अगर नहीं करे तो फिर मुज़ाकरात में क्यों पहल की, क्यों रिक्वेस्ट की कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं? भाई तो मुज़ाकरात करने में बुराई क्या है? मुज़ाकरात की दरख्वास्त पीटीआई ने की, इसको तो हमें किसी की शिकस्त नहीं समझना चाहिए ना। तो है 26 नवंबर भी तो है सर। फार्म 47 से मुज़ाकरात की दरख्वास्त किसने की? फार्म 47 से मुज़ाकरात की दरख्वास्त पीटीआई ने की या नहीं? मुझे ऐसा लगता है, बहुत माजरत शराज साहब, बात यह है कि देखें अब आगाज किसने किया, मुज़ाकरात की दावत किसने दी, मुज़ाकरात के लिए बार बार इंसिस्ट कौन कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल में अब इससे आगे बढ़ना चाहिए है
और इस बहस को छोड़ के मुल्क के लिए क्या अच्छा है, सारी सियासी जमातों को इकट्ठे होना चाहिए। शहजाद साहब, मैंने ब्रेक पे जाना है, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस पर ज़रूर थोड़ा सा कमेंट कर दें, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेंगे सर। मैं तो सिर्फ इतना ही अर्ज करता हूँ कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। अब काशिफ रफीक साहब जो हैं वो इधर से पकड़ते हैं और फिर उधर जा, मतलब एक जगह पे कहते हैं कप्तान डट के खड़ा है कप्तान, फिर कहते हैं लम्हा पड़ा है कप्तान। ओ भाई कुछ बयान की भी सर वो तो डटने का कहते ही नहीं है, वो कह रहे हैं कभी डटे ही नहीं वो। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, वो पाँव पकड़ के खड़ा है। शिराज उसना हाथ का देते हैं और एक जो है वो अपना देते हैं। मतलब ये है कि आप दरमियान में कोई पोजीशन ले लें, मेहरबानी करें। अगर उसने एक हद तक कहीं ना कहीं खड़ा है, देखें हो सकता है वो हालात के जबर के तहत खड़ा हो, वो डील तो करना चाहता हो लेकिन उसको लगता है कि मेरी वो खत्म हो जाएगी पॉपुलैरिटी, ये उसका हालात का जबर है जो उसको नहीं करने दे रहा। लेकिन इसको तस्लीम करें कि वो एक हद तक वो कहीं ना कहीं उसने स्टैंड लिया हुआ है। ये बात हम सबको पता है कि जिस दिन वो मान जाएगा उसके बाद चीजें किस तरह से चलेंगी। जो शिराज बात कर रहा है, नौशाद साहब, हम सब ने ये सारा खेल कई दफा देखा हुआ है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये एक ऐसा जज जिसके फैसले को हम इस वक्त ज़ेरे बहस ला रहे हैं, उसको 2001 या 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने उससे जुडिशल इख्तियारात वापस ले लिए थे। अब इमरान खान को सजा देने के लिए उसको वापस नहीं आए हैं और अब हमसे कह रहे हैं कि हम बताएं इस पे हमारा मौक़िफ़ क्या है, या हम उस दिन क्या फील कर रहे थे कि भाई एक आम आदमी को चलते फिरते को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन करते हुए आपने जज बना दिया, जज ने सजा सुना दी, तो हम सलूट करते हैं जनाब ऐसे निज़ाम इंसाफ। हाँ, तो उस पे कोई क्या फील कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में सभी को मालूम है। मुज़ाकरात को लेकर मामलात किस जानिब जा रहे हैं, इस पर तो आज हमने प्रोग्राम में बहस की है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे के बाद जब आपसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या मामला चल रहा है। वेलकम बैक जी। केस रेगुलर बेंचेस से आईनी बेंचेस को मुंतकिल कैसे हुआ, इस पर आज बरहम दिखाई दिए जस्टिस मंसूर शाह साहब, और उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया है। काशिफ साहब, पहले तो हमें और हमारे देखने वालों को बताइएगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है आखिर सुप्रीम कोर्ट में? देखें जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जो हेयरिंग हुई, ऐसे लगता है जैसे काजी फाइज़ साहब का दौर वापस आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एडिशनल रजिस्ट्रार जो है उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया कि एक केस था जो टैक्स से रिलेटेड था। जुम्मे को ये कहा गया कि उसको मंडे के लिए फिक्स करें और किसी और बेंच में फिक्स करें या इसी बेंच के सामने फिक्स करें। वो आज नहीं फिक्स हुआ, काज लिस्ट में नहीं था, तो बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब पेश हुए। उनका मैं इस केस के लिए कराची से आऊँ, ये फिक्स नहीं हुआ। उसके ऊपर डिबेट शुरू हुई और उसमें मालूम ये पड़ा कि जब ये पता लगा तो उन्हें ये पता लगा कि शायद काज लिस्ट में ये रखा ही नहीं गया, और ये वाला केस जो है, जो कि इख्तियारात का केस है, कि ये अब रेगुलर बेंच से आईनी बेंच की सुनेगा 27 जनवरी को। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये केस वहाँ पे मुंतकिल कैसे हुआ। अब जो केसेस हैं उनके तरीकाकार दो हैं कि जो रेगुलर कमेटी है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, उसमें रेगुलर बेंचेस के केसेस जो है वो 3 लोग, जस्टिस अमीनुद्दीन, चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फैसला करते हैं कि ये केस किस बेंच के सामने जाएगा। साइमल्टेनियसली जब आईनी बेंच के मामलात हैं तो उसमें भी 3 रुकनी कमेटी है, वो बैठ के तय करती है कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगेगा। मंसूर अली शाह साहब ने ये इंकशाफ किया कि जिस वक्त जजेस की कमेटी हुई है और जिसमें तय हुआ है कि ये वाला रेगुलर बेंच से आईनी बेंच में जाएगा केस, 27 जनवरी को लगेगा। उन्होंने कहा उस कमेटी में तो मुझे बुलाया ही नहीं गया, उसका इजलास में मुझे पता ही नहीं है, तो ये कैसे शिफ्ट हो। उस जजेस कमेटी के मिनट्स लेके आइए उस एडिशनल रजिस्ट्रार को, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जिस वक्त एक बेंच की तरफ से एक ऑर्डर पास हो जाए तो उसकी कंप्लायंस बहरहाल जरूरी होती है। वो आज किसी और बेंच के सामने भी नहीं था जिसके ऊपर ये सारा मामला हुआ, और कल जो है इसके ऊपर देखा जाएगा कि क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग है, क्या मंसूर अली शाह साहब को बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था, और फिर ये केस रेगुलर बेंच से आईनी बेंच को शिफ्ट कैसे हुआ। इस तनाजुर में तौहीन अदालत का नोटिस जो है एडिशनल रजिस्ट्रार को आज दिया गया। ठीक हो गया। मैं शराज साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। आज जो कुछ हुआ है उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। क्या सर वाकईतन ऐसा है? सियासत में जो हो रहा था वो तो हम सबके सामने है, उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि एक नया वो शुरू होने वाला है, आगाज नई चीज़ का होने वाला है। कोर्ट्स में जो हो रहा है, पहले तो डिस्कस हो रहा था, अब एक नया मामला जो है डिस्कस होने जा रहा होगा। सर आसमा, गुजारिश ये है कि ये सारे उस 26वीं आईनी तरमीम के समरात हैं जो हमें सामने नजर आने लग गए हैं। उस वक्त भी जब इसको वायलेट करके और आउट ऑफ द वे जाके सारी चीजों को किया गया तो ये सारा कुछ क्लियर था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समरात आएंगे जहां पे मामला खराब होंगे। आईनी बेंच का बनना भी उसका एक असर था, क्योंकि सारी वो दरखास्तें जो कहीं ना कहीं आइन से रेलिवेंट थी। हाँ, ये बनना बहुत अच्छा था, मगर अगर इसको अगेन उसी तनाजुर में लिया था, एक बड़ा जबरदस्त प्रोसेस चल रहा था, सीनियर मोस्ट को जज बनाया जाता था
और उसके बाद सिलसिला आगे चल रहा था। और उसके ना सिर्फ ये हुआ बल्कि जो कमीशन और कमेटियां यानी जुडिशियल कमीशन बनाया गया उसके ऊपर भी जो चीजें हैं, यानी जिस तरह से तरीकेकार चेंज होना चाहिए था, मगर अगेन उस तरीकेकार को किसी एक पार्टी या किसी एक तबके को टारगेट करके नहीं चेंज करना चाहिए था। तो मतलब 26वीं आईनी मकसद सही तरमीम नहीं जिस तरह था हुई होगी इसके हमारे पीछे। सामने ठीक है जी। और बस गुजारिश ये है कि इसमें ये मामला खराब होंगे, ये मामला बढ़ेंगे नहीं, और ये मामला बेहतर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और हर हाल में जजों के जो भी मामला हैं वो बैठ के सेटल होने चाहिए, क्योंकि वो सेटल होने की वजह से ये अवाम को रिलीफ मिलेगा। और जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में जो जुडिशरी का सिनेरियो है और जिस नंबर पे हम फॉल कर रहे हैं वो और यानी जो पीछे डाउनफॉल की तरफ जाएगा। ठीक है, मैं शहजाद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप कुछ पता कर पाए हैं अभी तक, ये हमारा शो ऑन एयर होने तक कि जो केस रेगुलर बेंचेस से आईनी बेंचेस को सर कैसे मुंतकिल हो गए? आपको लगता है कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस भिजवाया गया, ये सही भिजवाया गया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हुई है सर? पहला सवाल जो आपने कहा कि कैसे शिफ्ट हुआ, तो वो तो यूं हुआ, वो तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह हुआ। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि एक बेसिक ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, आपने उसका नाम रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। ठीक है। अब आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के सारे जज तो सुप्रीम कोर्ट के हैं, लेकिन इनमें से ये कुछ ज्यादा सुप्रीम हैं जिनको हम अलहदा से कुछ सुनवाएंगे, जो हम भिजवाएंगे तो वो सुन लेंगे। ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता। उस दिन जो लास्ट हियरिंग में जो सवाल था वो ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को इंसाफ देने से रोका जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की बुनियादी जिम्मेदारी है। जब आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी फराइज की अदायगी से रोकते हैं तो वो उसके लिए आपको किसी आईनी बेंच में जाने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल आपको तौहीन अदालत भी दे सकते हैं, वो उस पर अपना वर्डिक्ट भी पास कर सकते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि आम मुल्कों में लोग जब लड़ते हैं या कुछ झगड़ा या तनाजा होता है तो वो कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा और वहां जज साहबान हमारा फैसला करेंगे। अभी मसला ये है कि पाकिस्तान के जजेस को खुद इंसाफ नहीं मिल रहा, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों। आपने एक पिक एंड चूज के जरिए एक सिस्टम को मलगूबा बना दिया है जिसके ऊपर किसी का एतमाद नहीं है। जब तक आप चीजों को सॉर्ट आउट स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी इसको चलाते रहें। ये चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये चल रहा है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम बेसिकली एक जीप की तरह जिसके पहिए कीचड़ में एक ही जगह से घूम रहे होते हैं और जीप वहीं खड़ी होती है, वो आप अपनी गाड़ी का जोर भी लगा रहे हैं, गियर भी चेंज कर रहे हैं, कभी उसको 4 व्हील ड्राइव कर रहे हैं, आपका मुल्क कहीं नहीं जा रहा। सही हो गया। खुदा के वास्ते जिसको तमाशा मत बनाएं। उनकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो हो सकता है वो खुद ही कह दे जज बैठ के कि जी आईनी बेंच इसको सुन ले। बुनियादी बात जो शिराज ने कही है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम वजह तनाजा है। अब 26वीं आईनी तरमीम में अगर बहुत ज्यादा जज उसके हक में नहीं है और थोड़े से जज हैं जो उसके हक में हैं, आपने उन सबको मुंतखब करके उनके जरिए आप उसको सुनना चाहते हैं, तो कोई भी आदमी, कोई भी शख्स जो है वो अपने काज का जज नहीं हो सकता। ये जज साहिबान जिनको हम आईनी बेंच कहते हैं, क्या वो अपने आईनी और गैर आईनी होने का फैसला खुद से सुनाएंगे? ये ठीक हो गया, ठीक हो गया शहजाद साहब, टाइम कम है। मैं आपकी तरफ नौशाद साहब आना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप इस बहस को समेटें भी ज़रूर। क्या देख रहे हैं आप आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का एक कह लें कि गिला किया गया है जस्टिस मंसूर साहब की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि इजलास कब हुआ है, मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम किसी को पसंद है या नहीं है, ये इससे बादतर होकर इस बहस में पड़े बगैर, क्योंकि वो बाहर एक आईनी तरमीम है, वो मेरे और आपकी पसंद नापसंद से आगे पीछे नहीं हो सकती। ना मंसूर अली शाह साहब को पसंद नापसंद आए या ना आए, वो उसके पाबंद हैं, वो उसको मानना पड़ता है। मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब मैंने एक जज साहिबा की तरफ से वो अल्फाज मैंने पढ़े कहीं पे लिखे हुए कि जी एक जहन से 3 जहन बेहतर होते हैं, तो मुझे याद आया कि काजी फाइज ईसा ने जो है ना ये बात कही थी, और उस वक्त वो जो मुखालिफ कैंप में बैठे थे आज वो वही बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे याद पड़ता है, मैं भी अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं वकील तो नहीं हूँ, लॉ को उस तरह समझता नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जो आईनी बेंच के इख्तियारात थे उसमें ये बात कही गई थी कि आईनी बेंच मुल्क की किसी भी अदालत से कोई भी आईनी मुकदमा किसी भी वक्त कॉल कर सकता है अपने पास, ये उसकी एक प्रोविजन थी, मुझे जहां तक याद पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि ये जो कमेटियां हैं
मैं एक अगर तरह फर्ज कहना करें कि चाहूंगा किसी कमेटी ने नहीं किया, एक तरह जो भी प्रोसीजरल तरीका है वो ऑप्ट किया जाएगा। ये जज साहिबान है, चीफ जस्टिस साहिबान है, वो जो मौजूद जज हैं वो समझते हैं एक दूसरे के मामलात को, वो कर लेंगे और वहां कुछ ऐसा नहीं होगा जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं या काशिफ साहब ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, सेटल हो जाएगा। ठीक हो गया सर। टाइम हमारे पास एक बिल्कुल नहीं जुमला है, सर। 30 सेकंड्स हैं, 15 फॉर यू काशिफ साहब, और कागज उठा के ले जाओ ना, तो 15 सेकंड सर। मेरा सिर्फ एक ही जुमला है कि 23 या 33 या 17 जो भी जजेस हैं ना, इन अजहान से वो 226 अजहान ज्यादा बेहतर है जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करवाई है। तमाम सियासी जमातें उसमें थी, मासवे तहरीक। शहजाद साहब 15 सेकंड सर। कत्ल के फैसले भी 226 लोगों के पास ले जाए, जमीनों के मामले भी 226 ले जाए। सर आप 26वीं आईनी तरमीम को कैसे निगेट कर सकते हैं भाई? पार्लियामान से सर मेरे ख्याल में इस बहस को कल के लिए रखते हैं, कल है हमारा शो अभी। आज के लिए सर वक्त खत्म हुआ। काशिफ साहब आई एम रियली सॉरी। नाज़रीन कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। कल यहीं से हम मेरे ख्याल में कोशिश करेंगे बहस को समेटें। कल क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में ये भी आपको बताएंगे। मुज़ाकरात का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा होगा इस पर भी बहस करेंगे। कल मिलते हैं।